हरियाणा कांग्रेस में लगातार बढ़ रही गुटबाजी की प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद की जो खबरें आ रही हैं उनको लेकर के साफ जाहिर है अन्य जो विरोधी दल हैं कांग्रेस के उन्हें मौका मिल रहा है बयानबाजी करने का और ये थमने के बजाय रफ्तार पकड़ती जा रही है। दरअसल आखिर हरियाणा कांग्रेस में ये हो क्या रहा है, सवाल ये है। और क्या प्रदेश में कांग्रेस धड़ों में बढ़ चुकी हुई है और क्या ये धड़ेबाजी और नए अध्यक्ष को लेकर कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी पार्टी को कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? बहस जरूरी है, लेकिन आपको पहले कांग्रेस नेताओं की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को लेकर हुई बयानबाजी सुनवाते हैं, उसके बाद इस विषय पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है और कुलदीप बिश्नोई जी को बेहतरीन संगठनात्मक जगह उनकी सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी देगी। धन्यवाद करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने हमारे कर्मठ साथी जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। बधाई दिया ना, उन्होंने बधाई दे दी और उनके अपनी ओपिनियन है। कांग्रेस नेतृत्व उन्होंने जो फैसला लिया है उसका भी उन्होंने अनुमोदन किया है, कोई खिलाफ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई हमारे साथी हैं। जो है सार्वजनिक कोई बात नहीं कहता जी, क्योंकि मैं स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ। पार्टी का वो प्लेटफॉर्म है जी। कांग्रेस के बारे में कोई भी संगठनात्मक विषय मेरे को अपनी राय रखनी होती है जी, तो मैं कांग्रेस के उस सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पे ही रखने में। हाईकमान ने निर्णय लिया है, वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उदय भान जी बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ हाईकमान का जो उन्होंने निर्णय लिया है। बाकी किसी के अपने विचार हो सकते हैं। भाई उदय भान के बनने से, क्योंकि एक दलित परिवार से संबंध रखता है, पुराना पॉलिटिकल परिवार है। कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए? कुलदीप बिश्नोई नहीं, कुलदीप बिश्नोई कोई नाराज नहीं होगा, हमारे इलाके का। हम नाराज नहीं, कुलदीप क्यों होगा? मतभेद हो सकते हैं लेकिन अब कोई मतभेद भी बाकी नहीं है। जितनी देखो कुलदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई भी, सुरजेवाला हमारे सीनियर नेता हैं। ऐसा नहीं है, सब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा होता है। जब एक फैसला हाईकमान लेती है थोड़ा नाराजगी व्यक्ति होती रहती है। वही कुलदीप बिश्नोई बना लिया जाएगा। हाँ, कुलदीप बिश्नोई हमारे सीनियर साथी हैं और सुरजेवाला जी सभी बैठ के एक परिवार है। ये थोड़ी बहुत गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और उनको आगे हम परिवार की तरह रहेंगे। और इस विषय पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों में क्या कुछ है इशारा, इस पर बात करेंगे। सवाल क्या कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। क्या नए अध्यक्ष पर हरियाणा कांग्रेस बटी हुई है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 है कि क्या नए अध्यक्ष की ताजपोशी से गुटबाजी और बढ़ गई है, रफ्तार पकड़ रही है? और सवाल नंबर 3 है कि क्या हरियाणा कांग्रेस की आपसी कलह का फायदा विरोधियों को होगा? क्योंकि अभी तक जितने भी राज्यों में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है तो वो है कांग्रेस। हालांकि एक अनुपात में लगभग सभी राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाकर सरकार बनाई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है, जहां पर कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी ने सत्ता को स्थापित किया। तो ये गुटबाजी क्या भारी पड़ जाएगी, क्या ये रफ्तार पकड़ रही है? इन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। सवाल भी लगातार बरकरार रहेंगे, इनसे जुड़े और भी कुछ डिटेल में सवाल होंगे अपने खास मेहमानों से पूछेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़े, और इस विषय को लेकर जो चर्चा करेंगे आज हमारे साथ खास मेहमान, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वंदना पोपली जी हैं, बहुत स्वागत है वंदना जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगी। हमारे साथ इस वक्त मनदीप बिश्नोई साहब अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। माफ कीजिएगा, जेजेपी से मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनसे कुछ ही देर में संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। और हमारे साथ मनदीप बिश्नोई जेजेपी से हैं, स्वागत है सर आपका भी। मनदीप केसरी आईएनएलडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। शिखा गर्ग जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। पहला सवाल वंदना जी आपसे लेंगे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि पार्टी के विषयों को मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर रखना उचित नहीं समझता, पार्टी की कमेटी में ही उस विषय को मैं रखता हूं। कुलदीप बिश्नोई उसे सोशल मीडिया पर रख देते हैं, तालमेल की कहीं ना कहीं कमी है, इसका फायदा आप लोगों को भी मिलेगा?
देखिए, सबसे पहले कलेश, कलह, गुटबाजी और ये घमासानी जो शब्द हैं आजकल कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पहले इन्होंने सरकारों का नाश किया अपनी हरकतों से, अपने जो इन्होंने कदम उठाए जनता विरोधी, और कहीं ना कहीं अब जो कुर्सी की लड़ाई चलती है संगठन के अंदर, वो हमने देख लिया किस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पंजाब के अंदर। कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इन्होंने करने की कोशिश की। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले की बात है, वो मिलकर आए और उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं राहुल गांधी से मिलकर आया हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो संतुष्ट थे राहुल गांधी के बाद, तो अब उनको सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो हाई कमांड है वो बहुत ज्यादा वीक है और वो सबको एक साथ नहीं रख पा रहा। और वहां ऊपर भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं, कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे अलग अलग तरह की बात होती है। अगर आप एक व्यक्ति से मिलोगे तो दूसरा व्यक्ति अलग डिसीजन देगा, दूसरे से मिलेंगे तो तीसरा व्यक्ति अलग डिसीजन देगा। जब राहुल गांधी से मिलकर वो संतुष्ट है, तो ये अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों हुआ जिससे वो असंतुष्ट रहे? तो बड़ा प्रश्न उठता है। यहाँ तक अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अभी रणदीप सुरजेवाला जी को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने पूरी स्टेटमेंट में बार बार ये कहा कि पार्टी की मर्जी है, क्या करें। तो एक व्यथा निकल कर आई है एक पार्टी के टॉप लीडर की कि शैलजा जी अच्छी नेता थी लेकिन पार्टी की मर्जी है, क्या करे। दीप जी अच्छे अध्यक्ष हो सकते थे, पार्टी की मर्जी है, क्या करे। तो ये जो व्यथा है जी, इस खींचतान का आपको दुख ज्यादा या फायदा होने की खुशी ज्यादा है? जहां तक फायदे की बात है, मुझे लगता है कांग्रेस से अब किसी को ना फायदा हो सकता है ना नुकसान हो सकता है। सरकार के अंदर वो रहे नहीं है, आने के उनके कोई चांसेस भी नहीं है, जनता ने उनको अच्छे से देख लिया। तो यहाँ पर कोई नुकसान वाली तो बात है ही नहीं, कहीं पर भी वो कंपटीशन में नहीं है। अगर कहीं पर और बीजेपी तो पहले ही एक बात घोषित कर चुकी है मैडम, घोषित तौर पर कि अब कांग्रेस का जमाना गया। जी ठीक है, मैं आऊंगा मैडम आपके पास, आऊंगा फिर आपके पास। केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। केवल जी, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ठीक है, आपकी पार्टी का अंदरूनी विषय ये है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस जिस पर जनता ने इतना भरोसा किया, 10 साल सरकार में आप लोगों को रखा और इस वक्त आप मुख्य विपक्षी दल है, जनता की आवाज उठाने का काम है, आपकी पार्टी में खींचतान से सर अच्छा संदेश जनता में नहीं जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है, इस समय कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गलत किसी की मंशा नहीं है। सीएलपी लीडर जो है हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो इस समय सीएलपी लीडर है। प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के अपने काम की मुहिम को संभाल लिया है, सभी अपना अपना कार्रवाई कर रहे हैं। 4 तारीख को सबकी जो है एक जो सभी लोग जो है पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा काम तो अभी शुरुआत हुई है और ये सारे किसी तरह की कोई गुटबाजी और किस तरह का कोई ऐसी बात है ही नहीं अब। हाँ। और ये बात जरूर है कि कुछ काम नहीं किए, हाँ। उन लोगों को कांग्रेस में बुराइयां नजर आती हैं, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आने दो इनको बुराइयां नजर, और जनता देखेगी और जनता इनको चलता करने के लिए तैयार रहती है। जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा, इसीलिए बार बार इस विषय पर बात की जाती है। आपके महासचिव सर आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मैं आप समझ पाएंगे कि आपके महासचिव कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई अच्छे सभ्य समझदार नेता हैं, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते तो पार्टी को ज्यादा लाभ होता। इसका सर सीधा सीधा मतलब है कि उदय भान जी पार्टी को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। देखिए ऐसा है जी, जो आप बात कर रहे हो कि किसी ने कहा है, हाँ। मेरे को आप ये भी बता दीजिए किसने कहा है। सर सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी हमने उनकी बाइट भी चलाई, आपने शायद सुना नहीं। रणदीप सुरजेवाला जी आपके पार्टी के महासचिव, सर आप अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के, केंद्रीय नेताओं के बयान नहीं सुनते सर, सोचने का विषय है। अभी सोशल मीडिया पर कुलदीप बिश्नोई जी ने ट्वीट किया, मुझे गुस्सा है, अपने समर्थकों से अपील करता हूं वो शांत रहें, राहुल जी से बात चल रही है। आप वो ट्वीट नहीं देखते क्या सर? आप अपने मीडिया में दिए गए अपने सीनियर साथियों के बयानों को नहीं सुनते क्या? देखिए उन्होंने ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी को लगता है किसी तकनीकी परेशानी की वजह से केवल साहब की आवाज जी की बात कर रहे हैं ना।
सर कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है। केवल जी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं फिर आऊँगा आपके पास। मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जेजेपी से जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, चूंकि आप भी सत्ता में अलायंस में हैं और कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, मैं ढींगरा साहब फिर आऊँगा। एक बार थोड़ी तकनीकी परेशानी आ रही है, बार बार आपकी आवाज़ कट रही है, तो ये परेशानी हल हो जाए उसके बाद आपका जो वक्तव्य है इस विषय पर हम जरूर लेंगे। मनदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, ये विषय कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त एक बूस्टअप की तैयारी में, अभी विपक्षी दल में तो वो है, सरकार में आने की कोशिशें हैं, 24 में हम आ रहे हैं और इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक की जो ताजपोशी और नए उनके अध्यक्ष पार्टी के 4 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कई नेता तो वहां से गायब हैं, कई नेता पीछे से कुछ कह रहे हैं, कई नेता सामने आके कुछ कह रहे हैं, तो खींचतान तो है सर। कौन गायब है जी, बता दीजिए। देखिए सर, मैं बताऊंगा सर, आपकी आवाज एक बार ठीक तरीके से आए, मैं फिर आपसे और अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा सर। निश्चित तौर पर आशीष अगर आज की सही परिदृश्य में देखेंगे, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, इनके जूतन पेजार तो पहले से भी थे, लेकिन आज जब ये सत्ता से बाहर हुए, इनको लगभग 7 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 8वां साल चल रहा है। तो निश्चित देखिए, इनके 2 अध्यक्ष आए इस दौरान, एक अशोक तंवर जी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे, जय भी उसी कम्युनिटी से हैं, उदय भान जी भी उसी कम्युनिटी से हैं। कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के अध्यक्ष बनाना कांग्रेस हाईकमान चाहती है, जो बिल्कुल कमजोर हो, जो किसी कठपुतली बन पाए। क्योंकि देखो, अशोक तंवर जी संगठन का गठन नहीं कर पाए, ना ही संजय जी गठन कर पाई, और शायद उदय भान जी भी ठीक उसी परिपाटी पे चलेगी। तो इसको विपक्ष को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस का नाम जो देखें तो कांग्रेस आई है कागजों में, लेकिन आज हम देखें तो कांग्रेस गई के नाम से जनता के बीच में ये मशहूर होता जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है कांग्रेस में, और उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा, अपनी मजबूरी जरूर जाहिर की होगी कि राहुल गांधी जी जो जिनको ये 2 लोकसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर फेस के तौर पर पेश किया है, आज उनकी पार्टी में उनकी नहीं चलती, ऐसा दिखने में आ रहा है, महसूस भी हो रहा है। ये कह रहे हैं किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जी का बयान हमने देखा, इन्होंने नहीं सुना होगा, सोशल मीडिया खोल के देखेंगे, मिल जाएगा। ट्विटर कुलदीप बिश्नोई जी का देखेंगे, उसमें उन्होंने लिखा कि नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आंखों से महफूज रखना, तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी, जब फूल आए हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, सुप्रभात। ये कुलदीप जी का ट्वीट है, इसका कहीं ना कहीं कोई मतलब जरूर दिखता होगा। तो इस प्रकार की बातें केवल ढींगरा जी को जरूर सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर इस तरह से आंख मूंद करके ये बात तो चलो उन्होंने शायराना अंदाज में कही, उन्होंने तो बड़े सीधे सीधे शब्दों में भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो साफ जाहिर करती हैं कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैं केवल ढींगरा जी की बात पर एक बात और कहना चाहूंगा, कबूतर की आंख बंद करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। कबूतर की आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्ली के पंजे से बच जाएगी। बिल्ली मतलब जनता, कि जनता प्रतीकात्मक तौर पर जी उससे नहीं बच पाए, क्योंकि इन पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, जो अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहे हैं, पिछले 7 साल में ना जिला अध्यक्ष है, ना ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई पदाधिकारी है, बूथ पर इनके कार्यकर्ता नहीं होते, जनता के बारे में क्या संदेश देंगे? ये कांग्रेस आई नहीं, अब कांग्रेस गई होगी। और शायद 2023 के जो विधानसभा चुनाव 2 स्टेटों में होने जा रहे हैं, उसके बाद ये कांग्रेस मुक्त भारत होगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा मैं नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता तो कह रही है, राष्ट्र की जनता भी कह रही है। ठीक है सर, ये विषय तो जनता तय करेगी। हालांकि काफी कुछ ये पार्टी के नेताओं के बयानों पर, उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग पर भी तय करता है कि जनता क्या चाहती है। क्योंकि बहुत सारा सर, जब लोगों के बीच मैं की स्थिति या मैं बड़ा नेता या इस तरह की जब चीजें जाती हैं, तो पार्टी पर आत्मविश्वास आम लोगों का भी घटता है। हालांकि जनता के बीच मुद्दे कौन इलेक्शन के समय में अच्छे और बेहतर लेकर जाता है, उस पर भी काफी कुछ चीजें निर्भर करती हैं, और उम्मीद करते हैं कि हर पार्टी अच्छे मुद्दे और बेहतर तरीके से जनता के बीच जाए। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ एनालिस्ट से हैं। सर, खींचतान, गुटबाजी और पार्टी में नेताओं के बीच आपसी नाराजगी, इस चीज से तो हालिया दौर से गुजरे सर, बेहतर समझते होंगे, बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा कांग्रेस के लिए? जी आशीष जी, लगातार जैसे कि आपको मालूम है, हरियाणा के अंदर पिछले 7 साल से 8 साल से कांग्रेस का ना तो,
और पिछला विधानसभा चुनाव तो ऐसा रहा कि विधानसभा चुनाव के एकदम ठीक बीच में ही कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी और लगातार अब विधानसभा चुनाव के बाद भी यही हालात देखने को मिले। पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर भी जो हालात कांग्रेस की हुई है उसका मुख्य कारण जो सामने निकल के आया वो गुटबाजी है और वही हालात हरियाणा में है। हरियाणा में सुरजेवाला की शैलजा से नहीं बनती, शैलजा के कुलदीप से नहीं बनती, कुलदीप के कैप्टन यादव से नहीं बनती, कैप्टन यादव की हुड्डा से नहीं बनती और हुड्डा की किसी से नहीं बनती। तो इस प्रकार का जब तालमेल आपस में इन नेताओं का नहीं है तो आप भी समझ सकते हैं कि ये नेता जनता की आवाज उठाने की बजाय ये तो अपने अपने जो रंजिश है आपसी जो अपना जो इनका फायदा है वो सर्वोपरि रखेंगे, ना कि जनता की कोई आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार से इनकी खींचतान चल रही है मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी पिछले 7 साल से हमने देखा और अभी भी देखने को मिल रहा है। ना तो ये विधानसभा में कहीं आवाज उठाई और ना ही कहीं सड़क के ऊपर, ना कांग्रेस ने कोई धरना प्रदर्शन, ना बढ़ती महंगाई के खिलाफ कोई आंदोलन किया, ना कुछ किया। तो केवल इनका ध्यान इन नेताओं का जब आपसी खींचतान में है, आपसी फूट में है और अपने लाभ को लेने के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किए थे, हमने खबर चलाई थी। चलिए खैर वो तो विषय ठीक है, वो विषय ठीक है, उतना जनता के मुद्दों को सर लेकर जाने पॉलिटिकल पार्टी इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने लीडर की आवाज को सुनना, अपने लीडर की आवाज को सुनना भी बहुत जरूरी है। मनदीप जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। शिखा जी आम आदमी पार्टी से हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। शिखा जी, दिल्ली में, पंजाब में और अब हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों ने कांग्रेस को पहुंचाया। क्या जो हरियाणा में हो रहा है यही वजह है कांग्रेस को आप लोग डिस्प्लेस कर देते हैं, उनको हटा करके खुद सत्ता में आ जाते हैं, या फिर यहां हरियाणा में कोई और रणनीति लगानी पड़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि एंकर जी को कि आपको सबसे पहले तो इस मुद्दे पे डिबेट रखनी ही नहीं चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, पूरे देश में जीरो हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। और अगर अभी आपने मतलब टाइम वेस्ट वाली बात है ये, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुटबाजी की राजनीति करते हैं लोग, सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं कांग्रेस में। तो इसलिए सारा पहले दिल्ली में जीरो कर दिया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को। और फिर आप देखेंगे कि पंजाब में सिद्धू का अलग, कैप्टन का अलग, चन्नी का अलग, सबके अलग अलग ग्रुप हैं, गुट बने हुए हैं। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, उनको पार्टी और जनता के उससे कोई मतलब नहीं है, काम के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, पार्टी में काम की बात ही नहीं होती है। तो आम आदमी पार्टी अब ऐसी पार्टी हो गई है कि हर जगह सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। ऐतिहासिक जो फैसले लिए गए हैं आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लिए, पंजाब में लिए। आप सोचिए 1-1.5 महीने की सरकार बनी है, उसमें इतने ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। और हरियाणा में अब जनता देख रही है, वेट कर रही है कि कब इलेक्शन हो और कब आम आदमी पार्टी को लेकर के आए। तो इसलिए सिर्फ एक ही विकल्प बचा है अब सारे हिंदुस्तान में, आम आदमी पार्टी। क्योंकि सारे जो काम की राजनीति करते हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। तो इसलिए कांग्रेस का तो वजूद वैसे ही खत्म हो चुका है। गुटबाजी इतनी है कि आप देखेंगे हिसार में अलग है और अंबाला में अलग है, हर जगह, हर एरिया में, हर जिले में अलग अलग गुट बने हुए हैं। तो एक उससे काम करते ही नहीं है, सिर्फ काम की बात तो करती नहीं ना, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बात करते हैं। मुझे लगता है एक छोटा सा रिएक्शन केवल ढींगरा साहब से ले लेना चाहिए इस पर, जो और अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से बातें रखी हैं, चाहे एनएलडी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी से शिखा जी हो, ये अगर केवल जी तक आवाज़ जा रही है और उनकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से आ रही है, तो मुझे लगता है कि केवल साहब आप काफ़ी कुछ कहना चाह रहे होंगे इस वक्त। देखिए, ऐसा है, अगर आप मुझे सुनना चाह रहे हैं तो मैं कुछ कहूँ कि या अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो फिर मैं आप इन्हीं से सुन लीजिए। अगर मेरी आवाज़ आ रही तो मैं कुछ कहूँ? जी सर। देखिए, ऐसा है, नंबर 1 ये जो प्रवक्ता बिठा रखे ना 4 आपने, ये सारे के सारे, मैं आपको एक एक प्रवक्ता के हिसाब से बता देता हूँ। सर हमने 5 प्रवक्ता बिठाए, की सीट है, हमने सर 5 प्रवक्ता बिठाए। आप अपने आप को प्रवक्ता नहीं समझते क्या? अरे सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, इन चारों के भाषण सुन रहा था मैं। जी। मैं अपने उन्हीं का उत्तर दे रहा हूँ। पूरा समय कांग्रेस पार्टी पे अगर आपने चर्चा शुरू की है तो मेरी कांग्रेस की आवाज भी सुननी चाहिए ना। पूरा समय दूंगा सर जी। मैं ये कह रहा हूं कि INLD जीरो है प्रदेश के अंदर, एक MLA है सिर्फ पूरे स्टेट के अंदर। बीजेपी जो है वो JJP के पीठ के ऊपर चढ़ के सत्ता में काबिज है, क्योंकि इनकी हालात जो थे 75 पार के नारे थे और पीछे आते आते 40 पे सिमट गए थे। क्यों? और उसके बाद जब दोबारा सत्ता बनाई
तो जेजेपी ने इतनी हरियाणा के अंदर लूट खसूट मचाई, सारा हरियाणा लूट रहे हैं ये दोनों, बीजेपी और जेजेपी मिलकर पूरा हरियाणा लूट लिया। करप्शन की एसआईटी कितनी बनी, कोई सीबीआई को जांच नहीं दी, और सारी की सारी करप्शन जो है इन दोनों बीजेपी और जेजेपी ने की। दूसरी बात है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, टाइम दे रहे थे मेरे को, सुनिए सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए एक आम आदमी पार्टी हरियाणा में है ही नहीं। मैडम आ रहे हैं, मैं आऊंगा एक प्रवक्ता के पास आऊंगा, केवल जी की बात पूरी है ही नहीं, इनका कोई वजूद नहीं हरियाणा के अंदर। ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं और ये बातें करनी शुरू कर देते हैं, पंजाब में चन्नी कैप्टन दिस दैट ये वो। अरे भाई साहब, हरियाणा में आओगे ना, सबसे पहले ये बताना कि SYL का पानी हरियाणा को देना चाहते हो कि नहीं पंजाब से, पहले तो ये बताना। आपका हरियाणा में है कौन? कुछ भी नहीं। हरियाणा में जनाधार नहीं जिस आदमी का, उसको आपने चैनल पे बिठा दिया। हमारे MLA आज भी 31 हैं। अगर आप आकलन कीजिएगा तो फर्स्ट ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है हरियाणा के अंदर, जिसको टाइम नहीं दिया जा रहा। और ये जो बैठे हैं ना यहाँ पे, ये इन लोगों ने हरियाणा को लूट लिया। आज बेरोजगारी दर कितनी है हरियाणा के अंदर? आज हरियाणा के अंदर जो बिजली मीटर का घोटाला हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? शराब घोटाले का जो घोटाला किया उसका जिम्मेवार कौन है? चावल घोटाला जिसने किया उसका जिम्मेवार जवाब ले लें सर। जो दफ्तर के अंदर, जवाब ले लें सर, के अंदर करोड़पति आदमी जो करोड़ों की रिश्वत ले रहे हैं, ये लोग अफसर, ये किसके कहने पे ले रहे हैं? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की इन्होंने आज तक? सर सस्पेंड किया, अभी सस्पेंड किया है, अभी सस्पेंड किया है, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, हमने अभी इसे पेपर भी खबर। अरे भाई साहब, वो जेल में बैठा है सर, जवाब ले लें। जिस आदमी ने करप्शन, देखो जिस आदमी ने भर्ती के मामले में पैसे लिए, वो आदमी जेल में बैठा है, लेकिन वो किसके कहने पे भर्ती में पैसे ले रहा था, ये क्यों नहीं बताया सरकार ने? जवाब लेना सर। क्यों सरकार भाग गई? बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देना चाह रही है। ढींगरा साहब, बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देना चाह रही है, जवाब ले लें। ठीक है वंदना जी, आप लीजिए जवाब इनसे। जी आपके प्रश्नों का जवाब ले रहे हैं वंदना जी। देखिए, सबसे पहले तो केवल ढींगरा जी जिस तरह से आज बोल रहे हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। क्या कारण था वो अच्छे से जानते हैं कि पहले क्यों चैनल्स पे नहीं आते थे, अचानक से ये जो एंकर है वो दिख रहा है कि कारण क्या है। और किसके नेता के जुड़े हुए थे, तभी आज के लिए टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, पहले दिखाई भी नहीं दिया करते थे। ये दूसरी बात, आप बोल रहे थे मेरी तो डिबेट रोज होती है, करना अरे मैडम आपको पता नहीं है, मेरी डिबेट रोज होती है, लगातार होती रही है। सुन लीजिए ढींगरा साहब, सुन लीजिए। मुझे ना बताइए, ये विषय नहीं है पर्सनल, जिस बात का सवाल पूछा वो जवाब दे आप। पहले आपने भाषण क्यों दिया उसका जवाब दीजिए, और आपको 1 to 1 करना है तो हम 1 to 1 करेंगे। एक बात आप कही, एक बात मैं कहती हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर आपने जो भाषण दिया उसका जवाब, आपके पास जवाब है मेरी बात का? कितनी एसआईटी उठाई, कितना शराब घोटाला हुआ, कितनी करप्शन की, उसका जवाब है आपके पास? जो FCS ऑफिसर अपने ऑफिस में पैसे लेते हुए ढींगरा साहब, प्रश्नों को दोहरा कर सर सुन तो लीजिए। सर आप प्रश्नों को दोहराएंगे समय खराब होगा सर, सुन तो लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। वंदना जी बोलिए। सुनिए, जहां तक अभी आप बात कर रहे थे, ये अफसर ऐसा, वो अफसर भ्रष्टाचार में है, बिल्कुल। जो अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको पकड़ेंगे। तुम्हारे टेम्परामेंट के भ्रष्टाचार वो अधिकारी जो लगे हुए थे, और उनको हम पकड़ेंगे। आज जब भी बात भ्रष्टाचार की होती है तो कांग्रेस की बात होती है, तो क्या बोलते हैं, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए। और किसके कहने पे पैसे लिए? आप बोल लो, ये कोई तरीका नहीं है। किसके कहने पे पैसे ले रहे थे वो? आप सुन लेंगे जरा, आप हो सकता है आपके कहने पे लेते हो, हम तो पकड़ेंगे। हम तो आप फिर पकड़िए मुझे। नहीं पकड़ रहे, आप फिर पकड़िए मुझे ना, नहीं तो बताइए किसके कहने पे ले रहे थे? घर से बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता सकते कि एक अफसर किसके कहने पे भर्तियों के पैसे दे रहा था। हो जाएगा, घर से लेकर आएंगे, केवल ढींगरा भूलना नहीं। पर अब सुन लीजिए, आपको किस बात की दिक्कत आ रही है? आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करती आपकी पुलिस? की फूट थी, उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने जो किसके कहने पे भर्तियों के पैसे ले रहा था एक अफसर? ढींगरा साहब ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ढींगरा साहब सुनिए तो सही, सर जवाब देने की जवाब आप देखिए सर, आपको मैंने समय दिया सर। सुनिए सर, देखिए हमें सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं का जवाब लेना होता है, हमें सभी से बात करनी है। आप अगर ऐसे बीच में सर जवाब, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम आप सुनिए सर, ढींगरा साहब
ढींगरा साहब सुनिए, ढींगरा साहब सुनिए, केवल जी सुनिए, केवल जी सुन तो लीजिए, केवल जी सुन लीजिए, इस विषय पर भी जवाब दीजिए। आप बोलने तो दीजिए, किसके कहने पर आप वो बता रही हैं, सुन तो लीजिए। आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो सर थोड़ा सा मामला डिरेल हो जाएगा सर। सुन लीजिए, अब बीच में नहीं बोलिएगा सर, प्लीज प्लीज सर, बीच में नहीं बोलिएगा। पूरी बात उनकी जब खत्म हो जाएगी फिर आपको समय दूंगा, आप तब बोलिएगा। सुनिए आपके चैनल के प्रोटोकॉल के हिसाब से आज की जो डिबेट है उसका विषय कांग्रेस की गुटबाजी। अगर इनको भ्रष्टाचार पे बात करनी है तो इसके बाद आप एक मैं बिल्कुल एक बात सुन लो भाई, सुन लो। अरे तुम्हारे नेता ऊपर से नीचे 2G 3G जितना जी सब डूबे हुए भ्रष्टाचार में, तुम्हारे को बात करनी नहीं आती इसके बारे में? भ्रष्टाचार के बारे में तुम बात करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। 2G 3G कैसे एक दिन में हमने नहीं देखा कि कैसे एक दिन में रजिस्ट्री खोली गई थी, कैसे माने सब जमीन घोटाला चल रहा है, मुझे ना बताइए। अब ये सुन लीजिए, जब आपने अपनी बात शुरू करी आपने कहा इस समय गुटबाजी का जवाब नहीं है तो घुमाओगे। अरे जो घोटाला करेगा उसको डालेंगे। सरकार इनका घोटाला खोलो तो भागते हैं। ढींगरा साहब आगे हम भ्रष्टाचार पे भी विषय रख लेंगे सर। भ्रष्टाचार पे जब हमने विषय रखे, जब भ्रष्टाचार पर विषय रखे तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े नहीं हमारे साथ। हमने जब भ्रष्टाचार पे विषय रखे चर्चा के लिए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े सर। और अब आप जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर से आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैं बहुत देर से आपको इस चीज को लेकर बहुत देर से मैं आपको इस पर मौका दे रहा हूं कि आप प्लीज थोड़ा विषय को समझे सर, क्योंकि बहुत बहुमूल्य समय है सर, ये जनता इससे देखती है तो उन्हें कुछ कंक्लूजन मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में रणदीप सुरजेवाला क्या कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई अपने नेता की नहीं सुन रहे हैं, वो नाराज क्यों है, इसके बारे में जनता को पता चलना चाहिए सर। भ्रष्टाचार पर भी हम चर्चा करते हैं, हर दिन का एक विषय होता है। सुनिए सर, 1 तारीख को हमारा विपक्ष आपके पक्ष प्रोग्राम हुआ, आपने तो देखा होगा। जी बिल्कुल देखा सर, कुमारी शैलजा नहीं पहुंची वहां पर, मैंने देखा सर, कुमारी शैलजा नहीं पहुंची वहां पर। कुमारी शैलजा विपक्ष के नेता नहीं है, किरण चौधरी विपक्ष के नेता नहीं है सर, किरण चौधरी विपक्ष की नेता नहीं है, कुमारी शैलजा विपक्ष की नेता नहीं है सर। अजय यादव, कैप्टन अजय यादव विपक्ष के नेता नहीं है, वो कहां है? वो विपक्ष आपके समक्ष में क्यों नजर नहीं आए सर? ढींगरा साहब हमें हिदायत है कि हमें बहुत ही शालीनता से बातचीत करनी है, बहुत ही प्यार के साथ सवाल पूछने हैं। आप ऐसे डिरेल करेंगे तो सर, आप डिरेल करेंगे विषय को तो सर सुनिए सर। प्रवक्ता भी बटे हुए हैं, तो प्रवक्ता भी बटे हुए तुम्हारे नेताओं के हिसाब से, ये दिखता नहीं है आपको। और आप सुन लीजिए, अंदर से जानती हूँ, मुझे ना बताओ, सुन लो। अब आप सुन लो, इस बात को सुन लो अच्छे से। सबसे पहले आप जो यहाँ पर कह रहे थे ना कि इस समय कोई गुटबाजी नहीं है, आप कह रहे हैं हमारा प्रेसिडेंट बन गया है, गुटबाजी। ढींगरा साहब प्लीज अब थोड़ा सा सर, प्लीज अब थोड़ा सा समय दीजिए। और भी प्रवक्ता है सर, और भी प्रवक्ता है सर, सुन लीजिए प्लीज। डिबेट छोड़ दीजिए, फायदा क्या है? सुनिए सर, ढींगरा साहब सुन लीजिए प्लीज सर, अनुरोध है आपसे, अनुरोध है, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आपके प्रश्नों का अगर उत्तर नहीं मिले तो आप बोल दीजिएगा मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, जब आपको समय दिया जाएगा आप दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए प्लीज, डिरेल मत कीजिए विषय को प्लीज। वंदना जी बात पूरी कीजिए। आशीष जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको खुश करने की कवायद की गई, 4 जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, और जब कारण पूछा गया इनसे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा काम होता है इसलिए हमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष चाहिए। अब पता नहीं इनका इतना काम है, इतना ज्यादा काम है, मुझे तो खाली दिखाई देते हैं, लेकिन जिले में भी क्या पता ये कार्यकारी अध्यक्ष बना दे 4 साथ में, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई के लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति एक बार धोखा खाता है तो वो समझदार होता है, लेकिन बार बार धोखा खाता है उसको बड़बूक कहा जाता है ना। इलेक्शन जीते भजनलाल के नाम पर, मुख्यमंत्री बनाया गया हुड्डा साहब को, इनके सारे विधायक अपने साथ मिला दिया, फिर भी हलवा खाने चले गए, और फिर ये राहुल गांधी के पास पहुंच गए, संतुष्ट होकर नजर आए कि जी मैं तो राहुल गांधी से बात कर ली, मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिखता है कि अंदर सब कुछ सही नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर का इनका जो पदाधिकारी है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उसका दर्द झलका है, उन्होंने नाम जरूर लिया है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि कुलदीप बिश्नोई है उसको जो है अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं दर्द जरूर है कि सारी की सारी पावर जो है एक जगह सेंट्रलाइज कर दी गई है। कहीं ना कहीं महाभारत है, धृतराष्ट्र को सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दीपेंद्र हुड्डा।
मैं दुर्योधन नहीं कहना चाहूंगी, दुर्योधन से उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगी, एक पिता का जो पुत्र के लिए स्नेह है मैं वो बात कहना चाहूंगी, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ अपने लिए चाहिए, अगर लोकसभा लड़ेंगे तो वो बेटा लड़ेंगे, अगर राज्यसभा जाएंगे तो भी यही जाएंगे, अध्यक्ष भी इनको अपने अंदर के लिए चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने की चाह है। लेकिन एक बड़ी बात और मैं मानती हूँ कि कांग्रेस आज कितना भी खुश हो, कांग्रेस कितना भी खुश हो ले, ये मान ले कौन क्या बनेगा, पहले आप खुद तो तय कर लो, कौन क्या बनेगा। चलिए ठीक है, मैं मुझे लगता है और प्रवक्ताओं, वंदना जी, और प्रवक्ताओं तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का जो विषय है वो पार्टी स्तर पर थोड़ा और ज्यादा तल्ख नजर आ रहा है। मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास। हमारे साथ मनदीप जी भी हैं, शिखा जी भी हैं। मनदीप जी, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस के विषयों को लेकर हर पार्टी को बोलने का मौका मिलता है, हर पार्टी इस विषय पर उंगली उठा रही है, ठीक है, सब लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है ना, पार्टी का विषय पार्टी तय करेगी किसे क्या बनाना है। हुड्डा साहब ने इतना लंबा समय दिया पार्टी को, वो सत्ता में रखा उन्होंने लंबे समय तक। इसके बाद अगर पार्टी तय करती है तो किसी को इस पर उंगली उठाने की क्या जरूरत है? बिश्नोई साहब, हाईकमान तय करती है। देखिए आशीष, कांग्रेस अपनी रायबेला पे अपना संगठन चलाए, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, और मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी पार्टी को उनसे कोई सरोकार नहीं होगा वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको क्या करते हैं, लेकिन संगठन जो होता है वो डिस्प्ले होता है। उस डिस्प्ले पर जो चीज जनता को नजर आती है, जनता उस तरीके से उस संगठन का आकलन करती है, उसको देखती है और चुनाव में उसको तोलती है। आज जिस प्रकार से इनकी जूतम पैजार है, उससे ये कम से कम जनता का विश्वास तो नहीं जीत पाएंगे। और अभी भी केवल ढींगरा जी को और बात लेकर के चल रहे थे, वंदना पोपली जी भी कह रहे थे कि प्रोटोकॉल है कि आज जिस चीज पर डिबेट है उस पर बात कीजिए। तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, जिस प्रकार से नेता अलाप रहे हैं उसी प्रकार से केवल ढींगरा जी भी यहाँ अपनी डफली बजा रहे हैं। डिबेट से उनका कोई सरोकार नहीं है। दिवाली की तो भाई बात हुई कि दिवाली के दिन होली के गीत गाए जा रहे हैं। अरे भैया, आज डिबेट आपकी पार्टी को लेकर के है, आपके संगठन को लेकर के है। आप जनता को बताइए, जनता सुन रही है, जनता सुन रही है। जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, आप और लूट रखी है इन लोगों ने, पूरा हरियाणा लूट लिया इन लोगों ने, करोड़ों किसानों से छीन करके सेक्शन 4 और 6 दिखा करके किस प्रकार से दामाद जी को तस्करी में। ढींगरा साहब, जब विधानसभा में चर्चा होती है तब तो आपके नेता वॉकआउट कर जाते हैं। आप सुनिए ना सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? मैं आऊंगा सर, आपको समय दूंगा ना, प्लीज बोलने दीजिए और प्रवक्ताओं। मैं कह रहा हूं सर, आपके पास मैं आऊंगा सर, आपको पूरा समय दूंगा। हमारे लिए सभी मेहमान बराबर है। आप सुन लीजिए प्लीज, और प्रवक्ताओं को भी बोलने दीजिए सर। आप प्लीज बोलने दीजिए। आप बहुत दिन बाद डिबेट में आए, इसलिए शायद आप प्रोटोकॉल भूल गए हैं सर। और प्रवक्ताओं को भी बोलने दीजिए प्लीज। इसीलिए समय दिया जा रहा है इनको ज्यादा। ढींगरा साहब, मैं आपको सर, आपको सबसे ज्यादा समय दिया गया है। आप जब सोशल मीडिया पर ये एपिसोड अपलोड होगा ना, तो आप सर्च कर लीजिएगा सर। सबसे ज्यादा आपने बोला है सर। आप प्लीज सुनिए सर, प्लीज अनुरोध है सर, अनुरोध है। आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा सर मुझे अभी। आप प्लीज सुने सर, प्लीज सुने, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर। जवाब सर मेरे हाथ में नहीं है सर। आपने सवाल किया है, वो आपके सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, ये उन पर निर्भर करेगा। आपके सवाल का जवाब वो देते हैं या नहीं देते हैं, ये उन पर निर्भर करेगा सर। मैं बाध्य नहीं कर सकता उन्हें जवाब देने के लिए। मेरे प्रश्नों का जवाब वो देते हैं नहीं देते, वो उनके ऊपर है। वो जनता देख रही है, वो जवाब नहीं देंगे तो जनता तय करेगी उनका क्या हासिल करना है। लेकिन आप प्लीज डिरेल मत कीजिए विषय को। आप और प्रवक्ताओं को भी सुनिए। ढींगरा साहब बहुत समय बाद आप आए हैं सर। मैं समझ सकता हूँ आपकी मनोदशा को, मैं समझ सकता हूँ कि सर आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं सर। ठीक है, आपको आक्रामक होने के लिए कहा गया है, हो सकता है, ठीक है। आप सुनिए तो सही। आप और प्रवक्ताओं को तो बोलने दीजिए सर। आप लोगों के इसी रवैये की वजह से ये हाल है सर। आप सुनिए तो सही, और प्रवक्ताओं को तो बोलने दीजिए सर। सर प्लीज सर, अनुरोध है सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सुन लीजिए। ढींगरा साहब, बीजेपी को अपनी मनदीप जी की बात सुन लीजिए सर। मनदीप जी की बात सुन लीजिए। मनदीप जी बात पूरी कीजिए। मुख्यमंत्री और अनिल विज जब दो पर्चे दर्ज करवाते हैं। ढींगरा साहब, मनदीप जी की बात सुन लीजिए सर। आपको समय दूंगा, आप पूछिएगा सर जो प्रश्न आपको पूछने हैं। आपको अपनी पार्टी पे बात नहीं रखनी, कोई बात नहीं। आपको जो बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए सर। आपका समय नहीं है, प्लीज सुन लीजिए सर। सवाल है नहीं खुद का।
पर्चे दर्ज कराते हैं, मुझे ये बताइए। सुनिए मैडम, सुनिए मनदीप बिश्नोई साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग अपनी राग अलाप रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इनके वक्ता करते जा रहे हैं। दिवाली के दिन होली के गीत गाए जा रहे हैं, ढींगरा जी तो वैसी बात कर रहे हैं। आज डिबेट जिस विषय को लेकर के हैं, उस विषय के ऊपर इन्हें बात करनी चाहिए थी, ताकि प्रदेश की जनता जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ उनके जो संशय, जो अंधेरा है वो दूर होता। लेकिन ढींगरा जी विषय से भटक करके भ्रष्टाचार पे बात करें। भ्रष्टाचार पे मैं क्लियर कट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार किसी भी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जेल के अंदर डाले जा रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां भ्रष्टाचार करवाया जाता हो। अमनदीप केसरी जी आईएनएलडी से हमारे साथ हैं। अमनदीप जी, ढींगरा साहब का ये कहना है कि आपके एक तो विधायक हैं, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? नहीं, आशीष जी, मैं बिल्कुल साफ कर दूं, हमने कभी भी ना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पे कोई सवाल उठाया है। हाँ। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का अपना डिसीजन है, वो किसी मर्जी को अध्यक्ष बनाए, किसी तरह से अपने संगठन में किसी को जगह दे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है जी। आज की आपके डिबेट का मुद्दा था कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, और जिस तरह की से वो विपक्ष की एक पार्टी है और उनके नेताओं द्वारा जनता के दुख दर्द की बजाय आपसी रंजिश की जो बातें ज्यादा निकलती हैं, आपसी, अरे ये नहीं रुकने वाले अमनदीप भाई, आज ये नहीं रुकने वाले। ऐसा है, ढींगरा साहब बहुत समय बाद मौका मिला है सर, सुन लीजिए। ढींगरा साहब सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूं ना मैं सर, आप क्यों इतना परेशान क्यों रहे सर? मैं आ रहा हूं, आपको समय दूंगा। और प्रवक्ता भी देखिए कितनी शांति से बात रख रहे हैं। ढींगरा देखिए कितनी शांति से, अमनदीप जी कितने प्यार से मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। आप भी सर थोड़ा स्माइल कीजिए ना। ढींगरा साहब सब बातें छोड़िए, थोड़ा स्माइल कीजिए प्लीज। ढींगरा साहब सब छोड़िए, थोड़ा स्माइल कीजिए। 4 तारीख को आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो है वो कार्यभार संभालने जा रहे हैं, आप थोड़ा स्माइल कीजिए सर, थोड़ा मुस्कुराइए सर। ढींगरा साहब थोड़ा मुस्कुराइए सर, पार्टी का संगठन बन गया आपका, आपको मुबारकबाद। थोड़ा मुस्कुराइए सर, स्माइल कीजिए, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप सुनिए, थोड़ा सा स्माइल कीजिए सर। अब देखिए, सुनिए, अब पहले मेरे को बोलने दीजिए। अरे नहीं सर, आप इतना बोल रहे हैं सर, अब कितना बोलेंगे सर? सुनिए तो सही, औरों को भी तो सुन लीजिए सर। आप सुनिए सर, आप विपक्ष के नेता हैं, आप थोड़ा सुनिए तब आप बोलिएगा। अच्छा टॉपिक मिलेगा सर, सुनिए पहले। ढींगरा अमनदीप जी को सुन लीजिए सर, वो स्पष्ट कर रहे हैं सर, सुनिए। ढींगरा साहब ठीक कह रहे हैं, ये असल में ये गुटबाजी नहीं लगती इनको लगता है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग पार्टियां, एक हुड्डा की पार्टी, एक शैलजा की पार्टी। अब जैसे शैलजा जी ने ऑफिस संभाला था तो ढींगरा जी उनके प्रवक्ता नहीं थे, अब हुड्डा जी के बंदे ने ऑफिस संभाला तो वो उनके प्रवक्ता बन गए हैं। असल में कांग्रेस के नेताओं के कार्यकर्ताओं का दिल में रस बस गया है कि वो एक पार्टी, एक नेता नहीं है, वो एक झंडे के नीचे नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय कांग्रेस ने 370 का विरोध करा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका समर्थन किया। ये एक पार्टी के अंदर पार्टियां बनी हुई हैं, और उस छोटी सब पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हैं, केवल ढींगरा जी, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम बाद आज आने का मौका मिला है। वो हम उनकी मनोदशा समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें बोलने के लिए, क्योंकि वो इतने नहीं, अगर एक भी डिबेट दिखा दे, शैलजा जी ने इनको भेजा, क्योंकि ना ये शैलजा जी को अध्यक्ष मानते थे, शैलजा जी इनको प्रवक्ता नहीं मानती थी। अब ये दूसरों को मत बताएं, ये पार्टी के अंदर सब पार्टी है। और केवल ढींगरा जी कैसे कह सकते हैं कि गुटबाजी नहीं है, जब नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा खुद स्वीकार कर रहे हैं। ये वो स्वीकार करने का क्या मतलब है? जो वो कहते हैं कि एक अध्यक्ष। ढींगरा साहब एक बार वो बाइट सुनवा दें क्या रणदीप सुरजेवाला की, अगर आप बोले तो? रणदीप सुरजेवाला, चलिए ठीक है, सब छोड़िए, एक बार रणदीप सुरजेवाला का वो वक्तव्य चला दें प्लीज। सुनिए सर, सुनिए ढींगरा साहब, आप सुन लीजिए, शायद थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है। कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और उनकी सेवाओं को
एक काबिल नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी जरूर इस्तेमाल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पास मिल पा रही है अगर आपको, तो ये रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे थे, आपकी पार्टी के महासचिव हैं, केंद्र में काम देखते हैं, हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में भी लंबा समय इन्होंने गुजारा है और बहुत तरह की बातें आम आदमी और पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जाती हैं। अभी आपने सुना सर क्या कहा रणदीप सुरजेवाला ने? उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे अध्यक्ष होते। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने ये कहा उदय भांजी के बारे में कुछ नहीं कहा सर। उदय भांजी अच्छे अध्यक्ष नहीं होंगे क्या? वो ये भी तो कह सकते थे सर। उदय भांजी अध्यक्ष बने, उनसे सर सुनिए, मैं प्रश्न बता देता हूं आपको, मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनसे यह पूछा गया कि उदय भांजी को कमान दी गई है, क्या कहेंगे सर? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कुलदीप बिश्नोई अच्छे अध्यक्ष होते। उनकी नाराजगी पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। सर आप कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस का जवाब ना लीजिए, आप इनसे बीजेपी और इनसे ले लीजिए। तो आप लेने दें सर, आप लेने दें तभी तो लूं। आप लेने नहीं दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे सर। जब वो बोलते हैं तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। जब आपको समय मिलेगा तो सर बोलिएगा प्लीज। वो कौन होते हैं हमारे बीच में कहने वाले? सर आप तय कर लीजिए, आप पहले तय कर लीजिए कि आपसे प्रश्न का उत्तर लेना है मुझे या उनसे लेना है। सर आप पहले ये तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए सर। जो कहा उसका जवाब मैं दे रहा हूं ना। तो अभी आप कह रहे हैं कि उनसे जवाब लेना है सर, आप पहले क्लियर कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं सर, अच्छा ठीक है, मैं आप एक बार मेरा एक छोटा सा निवेदन आप मानेंगे मेरा? दिगरा साहब एक छोटा सा निवेदन, शिखा जी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आप अच्छे से पूरा विस्तार के साथ बोलिएगा। मैं और प्रवक्ताओं से माफी मांग लूंगा समय कम देने के लिए, लेकिन मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता सर। आपको बहुत दिनों बाद मौका मिला और आगे भी आपको बिठाना है सर, इसलिए मैं शिखा जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं। शिखा जी, दिगरा साहब का यह कहना है कि आप लोगों का कोई अस्तित्व तो है नहीं हरियाणा में, और आप लोग कांग्रेस को कह रहे हो कि वो टॉपिक ही गलत है, वो टॉपिक ही जीरो है, इससे चर्चा करना टाइम वेस्ट है। जहां आम आदमी पार्टी जाती है ना, वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। अभी उनको मौका दे रखा है, आप विपक्ष में बैठे हुए, जनता देख रही है। आप जनता के मुद्दों की बात करिए ना, आप विपक्ष में बैठ के। ढींगरा जी की जटपटाहट जायज है, जो जटपटाहट इतने जटपटा रहे हैं, सारी जनता देख रही है, लाइव देख रही है, आप देखिए, और वो किसी भी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग उसमें विपक्ष में है तो जनता के मुद्दों की बात करिए। आज जेजेपी है, बीजेपी है, पूरी तरह से असफल हो चुकी है। आप देखिए, सबसे ज्यादा देश की जो बेरोजगारी है 26% वो हरियाणा में है। बिजली का संकट इतना गहराया हुआ है कि एक तो बिजली महंगी और ऊपर से पूरे 4 से 10 घंटे का कट लग रहा है हरियाणा में। तो आप देखिए, और दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली में देखिए आप, बिजली मुफ्त करने के बाद भी कोई कट नहीं लगता दिल्ली में। तो जनता के मुद्दों की बात करिए, जनता की देखिए आप। जनता मैडम, जब भ्रष्टाचार को लेकर के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो आपकी पार्टी के प्रभारी पूछते हैं कि कितना कट देते थे ऊपर, वो एक्शन को ठीक नहीं मानते। बबली जी का जवाब उस पर आया जेजेपी की तरफ से, वो कहते हैं कि सर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती तो ये बिजली का कट नहीं लगता। जनता इतनी परेशान है, पूरे दिन लाइट नहीं आती हरियाणा में, कहीं पे भी, सारी जगह बेहाल है जनता का। और आप देखिए कि दिल्ली में इन्वर्टर बंद हो चुके हैं, इन्वर्टर खत्म हो चुके हैं, जनरेटर नहीं लग रहे हैं, पूरे 24/7 बिजली आती है। तो ये भ्रष्टाचार दिया है ना शासन इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, और भाई अब पंजाब में दे रहे हैं। और जनता को काम चाहिए। जनता को ये नहीं चाहिए कि आपकी सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, कोई भी आए कोई भी जाए, जनता को सिर्फ काम दिल्ली से भी एक लेटर आया था सेंटर के लिए, दिल्ली से भी एक लेटर आया था, कोयला दो कोयला, दिल्ली में बिजली संकट आ सकता है। ठीक है, वंदना पोपली जी कुछ कहना चाह रही हैं मैडम, फिर आऊंगा आपके पास। शिखा जी फिर आऊंगा मैं, सब मैनेज कर लेंगे। हाँ, आपने जो बात कही उस पर शायद रिएक्शन देना चाहती है वंदना जी। जी बहुत बड़ी बातें कर रही हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी है जो काम पर बात करती है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ पर बात करती है, झूठी कस्में खाते हैं। ये इनके भी काम नहीं रहे जो भाजपा की सरकारों में किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जाति है मंदिर और कोई आपके बीच, और सिर्फ भ्रष्टाचार। शिखा जी सुनिए, मैं आपके बीच, और एक नहीं मैं 100 काम गिनवा सकती हूँ, और उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। पूरी डिबेट में आपने एक भी काम नहीं गिनवाया, एक काम गिनवाया हो आपने। यहाँ पे कांग्रेस पर डिबेट चल रही है। ये अगर भाजपा, शिखा जी काम गिनवाने का समय आ रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, उस पर हम आगे बहुत लंबा प्लानिंग है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की बहुत लंबी प्लानिंग है। हरियाणा के जो आगामी चुनाव है उस पर बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बात, सरकार के काम पर हम बात करेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा मैडम। आप एक भी काम गिनवाइए, आपकी सरकार है वहां पे।
गिनवा रही हूँ, आपने सुनी है? आप सुनी नहीं, आप सुनी नहीं रहे। मैं अभी काम ही गिनवा रही थी, आपने सुना ही नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं भटकाना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि मैं आपकी सच्चाई बताऊं सबसे पहले, क्योंकि काम पर डिबेट नहीं थी इसलिए मैंने काम नहीं गिनवाए। जब काम पर डिबेट होगी तो वो भी मैं जरूर गिनवाऊंगी, और अभी भी गिनवा देती हूँ, मुझे कोई इस पर एतराज नहीं है। हाँ। लेकिन जो आप झूठी सुप्रीमो खाया करते थे कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, फिर वहां पर चले जाते हैं और आप बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और जब पंजाब में सरकार बन जाती है, मुझे याद है केजरीवाल जी ने उससे सरकार बनने से पहले बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन की थी, मेरे पास इतना पैसा 57,000 करोड़ आ जाएगा, उससे मैं 1,000 रुपए महिलाओं को दे दूंगा, बिजली मुक्त हो जाएगी। और उसके बाद इलेक्शन के जस्ट बाद भगवंत मान जी कहाँ पहुंच जाते हैं? वो पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। पंजाब ने रिपोर्ट कर दिया है, 25,000 नौकरियां दे दी है, रोजगार दे दिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए सबसे ज्यादा 35,000 को पक्का कर दिया है। अरे कैबिनेट के डिसीजन को दे दिया गया नहीं बोला करते हैं। काम क्या है शिखागर जी, काम कर लीजिए शिखागर जी। मेरा हम जनता देख रही है और बार बार चुन रही है, यही तो आपको एतराज है। लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, भगवंत मान जी मोदी जी के पास क्यों पहुंच जाते कि हमारे को इतना पैसा दे दिया जाए? उसका मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। होता है हर स्टेट का, कह रहे हैं हमारे पास पैसा है तो फिर क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए। आप क्यों भटका रहे हैं? चलेगा जी, बहुत अच्छी बात है। जीएसटी का खा जाए मोदी जी, उसकी बात करिए। केवल सिंगड़ा जी बोले, फिर आप बोले बिजली रखी और कोई दे रखा आपने, कोई कष्ट नहीं रखा है। हरियाणा में देखिए कितना बुरा हाल है। क्या अगर दिल्ली में कुछ ठीक हुआ है तो केजरीवाल की खांसी ठीक हुई है, दिल्ली में और कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। दिल्ली में अगर कुछ ठीक हुआ है, ये स्टेट कैपिटल, ये कंट्री की कैपिटल है। पंजाब में गए आपकी चल जाएगा। ठीक है वंदना जी, ठीक है। निजी टिप्पणियों पे नहीं जाएंगे हम, निजी टिप्पणियों पे नहीं जाएंगे वंदना जी। आप तो इतनी धैर्यवान प्रवक्ता हैं, आपसे हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। चलिए ठीक है, मैं इस विषय को और आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ अमनदीप जी भी हैं, मनदीप जी भी हैं। अमनदीप जी और मनदीप जी बड़ी शालीनता से बातों को रख रहे हैं, और मैं और प्रवक्ताओं से भी उम्मीद करूंगा कि वो भी इसी तरह से बात करेंगे। मनदीप, जब विषय आता है किसी भी पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर किसी भी खींचतान का, ठीक है, हम अब कांग्रेस की बात कुछ देर के लिए नहीं करेंगे, ढिंगरा साहब बुरा मान रहे हैं, हम बात करेंगे पार्टी के संगठन को लेकर। संगठन नहीं, ठीक है सर अच्छी बात है। चलिए, आपने मुझे ठीक किया, धन्यवाद। ये मनदीप जी, जब किसी संगठन के ढांचे की बात आती है, कोई बड़ा नेता अगर चेहरा बनाया जाता है, उससे किसी को नाराजगी है, तो उस नाराजगी को जब जनता के सामने वो उसका संदेश जाता है, तो जनता के बीच क्या स्थिति होती है? आप लोग अभी हाल में इस चीज को भुगत चुके हैं, पार्टी में टूट हुई इसी खींचतान की वजह से, मैं बड़ा या तू बड़ा। तो सर, ये कितना लंबा इसका असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं पर कैसा असर रहता है? क्या इससे और पार्टियों को नुकसान होता है या फायदा होता है? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का मुद्दा है, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने कही कि आप लोग भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप लोगों में झगड़ा हुआ, आईएलडी में थे दुष्यंत जी भी, डॉक्टर अजय सिंह जी भी, चौटाला साहब आज भी हमारे सम्मानित हैं। और जब विचारधारा अलग अलग हुई तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय दोनों ने राहें जुदा जुदा कर दी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात जिन में कही कि झंडा और डंडा मैं छोटे भाई को दे रहा हूं, हम अपनी राह अलग तय करेंगे। तो उन्होंने अपनी राह अलग तय की, एक संगठन बनाया और जनता के बीच में गए, जनता ने फैसला दे करके, और आज सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका माननीय दुष्यंत जी बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। ये सांगठनिक और संगठन अगर मजबूत होता है, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि संगठन डिस्प्ले होता है, संगठन डिस्प्ले होता है और उस डिस्प्ले के ऊपर जनता तय करती है, जनता देखती है उसके अंदर कि इस संगठन की क्या क्या कार्रवाई है, क्या ये कर रहे हैं, क्या इसका मॉडर्न है, क्या ये कर पाएगा, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, वो सारी की सारी चीज जनता देखती है। और उसको देख करके जनता तय करती है कि इसको जब चुनाव आएंगे तो किस तरह से इसको स्वीकृति देनी है, किस प्रकार से इनकी बातों की विवेचना करनी है। आज कांग्रेस की बात हो रही है तो ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को अगर उन्होंने पावर दी है तो कांग्रेस का मैटर है, वो जनता ने तय करना है कि उसको कितना तोलना है, कितना उससे सरोकार रखना है। जब एक व्यक्ति को पावर दे दी, मैं सर इसलिए देखिए, मैं आईएनएलटी या
कांग्रेस के विषय में नहीं पूछ रहा था, किसी पार्टी का उदाहरण देकर पूछा था। आप कह रहे हैं कि कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, आप कह रहे हैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। सर, मैं इसी स्टूडियो में जहां पर इस वक्त मैं बैठा हूं, इसी स्टूडियो में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उनसे मैंने अभय जी को लेकर प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा मैं उन्हें सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता, वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस है। तो ये सर आरोप प्रत्यारोप, ये नाराजगी है, तभी तो उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही होगी। वो तो उस वक्त उन्होंने बताया। ठीक है सर, आप कह रहे हैं ये प्यार है तो क्या आगे साथ हो सकते हैं, आगामी चुनावों में साथ हो सकते हैं क्या सर? अगर प्यार है तो आगामी चुनावों में साथ हो सकते हैं क्या? देखिए, राजनीति में कोई द्वेष भावना किसी भी पार्टी से व्यक्तिगत तौर पे नहीं होती। हाँ, कांग्रेस सदा से हमारी विपक्ष रही है। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के विरोध में कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कांग्रेस से कोई खूनी बैर थोड़ी है, एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। आज भी विचारधारा संगठनों की अलग अलग हो सकती है और है भी, और वो अपनी अपनी बात कहते हैं और उसी बात के ऊपर जनता तय करती है किसकी विचारधारा को क्या किस प्रकार से उसकी विवेचना करनी है, जनता ने तय करना है। और किसी व्यक्ति को क्या पावर दी जाती है, मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पावर देने से कांग्रेस को कोई ज्यादा बूस्टअप मिल जाएगा, क्योंकि 2005 में चौधरी भजनलाल जी के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा और हुड्डा साहब को सीएम बना दिया। उसके बाद 2009 में जब हुड्डा साहब सरकार में थे 2005 से 2009 तक, तो 67 से सीटें आई, 40 इन्होंने लंगड़ी सरकार बनाई और किस प्रकार से भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े, जिन लोगों को इन्होंने सरकार में शामिल किया वो सब के सब रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। और 2014 में ये विपक्ष की पार्टी भी नहीं बन पाई। निश्चित तौर पर जनता तय करती है। हुड्डा साहब का भी आज पीछे राज्यसभा सीट वो लगभग 2 लाख, लोकसभा की सोनीपत सीट 2 लाख वोटों से हारे। दीपेंद्र हुड्डा जो उनकी पैतृक सीट, उनके घर जो माना जाता है, वहां से वो दोनों जगह, ढींगड़ा साहब दोनों जगह से हार गए, बाप बेटा दोनों जगह से हार गए। उसके हालात देखिए किस प्रकार से हुए थे। 24 का जिक्र भी आज कांग्रेस की हालत पर विचार करेंगे। ढींगरा साहब अच्छे से करेंगे, आगे भी और भी टॉपिक्स रहेंगे। अब हम हर रोज बैठेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको साथ में बिठाएंगे, चर्चा करेंगे सर डिटेल से हरियाणा की राजनीति पर। अमनदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमनदीप जी, ये विषय जो मैं किसी पार्टी या कांग्रेस, एनएलडी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी को लेकर नहीं, किसी भी एक संगठन, कोई भी राजनीतिक संगठन जो जनता के बीच जाता है, अगर उसके नेतृत्व में कोई आपसी मतभेद है, कोई विचारों को लेकर के कोई द्वंद्व है, पार्टी के फोरम पर रखने, दीपेंद्र साहब ने इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी की कोई बात है मैं पार्टी फोरम में रखूंगा, पार्टी के नेताओं के सामने रखूंगा, सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने मैं इस बारे में बोलने में असमर्थ हूं। सर, इसी तरह का एटीट्यूड होना चाहिए किसी पॉलिटिशियन का, या फिर सोशल मीडिया पर जाकर लिख दिया आपने कि मेरी नाराजगी है, समर्थक आप शांत रहें। सर, नेगेटिव इंपैक्ट जाता है लोगों में, मानते हैं आप इसे? जी निश्चित तौर पे आशीष, लगातार इस डिबेट में हमने जो बात रखी वो यही है कि हमें किसी से कोई एतराज नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से वो किसी मर्जी का चुनाव करें। लेकिन जब अगर आप आंतरिक जो भी आपका डिस्कशन हुआ है वो लोकतांत्रिक वे में हुआ है, उसके बाद एज अ टीम आपको एक रिप्रेजेंट करना चाहिए, लोगों के सामने जाना चाहिए। वो ना जा करके और विपक्ष की, जैसे ढींगरा साहब बड़ी जोर जोर की छाती पीट रहे हैं कि इतनी सीटें हमारे पास हैं, लेकिन विपक्ष का एक भी काम नहीं कर रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे हैं। राज्यसभा में जाना है तो भाजपा के साथ सेटिंग कर लेंगे कि मेरे पुत्र के खिलाफ कोई कैंडिडेट मत उतारना। पार्टी हाईकमान कोई कांग्रेस किसी मुद्दे पर स्टैंड लेती है तो सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा हुड्डा साहब को उल्टा स्टैंड लेने पे मजबूर कर देती है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है जो जनता के सामने पेश करते हैं एज अ पार्टी और एज अ संगठन और एज अ टीम, वो निश्चित तौर से वो जनता को दिख रहा है कि ये लोग हमारी भलाई के लिए, हमारे मुद्दों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। ये तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो अपनी लालसा के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। वो अपनी लालसा के लिए कह रहे हैं कि मैं इससे अच्छा, वो मुझसे बुरा, वो फलाने से अच्छा हो सकता था। और अपनी अपनी जो लोग इतने लंबे समय से दुश्मन थे, अगर सुरजेवाला जी और बिश्नोई साहब दुश्मन थे तो, लेकिन अगर किसी दूसरे के खिलाफ चलना है तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो कहने का लबाब ये है कि इस तरह से अगर किसी विपक्षी पार्टी की भूमिका होगी तो निश्चित तौर पे जनता में गलत संदेश जाएगा और जनता को ये मानने पर विवश हो जाएगी कि ये लोग हमारी बात नहीं उठा सकते, ये लोग हमारे हकों की बात नहीं कर सकते,
ये लोगों को अगर हम सत्ता देंगे तो इनकी तो अपनी कुर्सी की लड़ाई है, हमारे हकों के लिए हमारे सरोकार से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं चाहूंगा ढींगरा साहब से फाइनल कमेंट लेकर के इस डिबेट को बस इसका समापन किया जाए। ढींगरा साहब, 4 तारीख की क्या तैयारी है सर, क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी, आप जाएंगे कार्यक्रम में, कौन कौन से नेता आ रहे हैं, थोड़ी डिटेल्स देते चलिए हमें। ये एक बड़ी समस्या, किसी वजह से शायद ढींगरा साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। ढींगरा साहब, अगर आप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर 4 तारीख की डिटेल्स कुछ बताइए, क्या कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन पहुंच रहे हैं? आशीष जी, वैसी होंगी जैसे आपने पंजाब में देखा है, वो उस दिन वो जब ताजपोशी लेते हैं उस दिन भी लड़ते हैं वो आपने पंजाब में देखा है ना, वो किस तरह से एक्टिंग हुई, वो सेम सिचुएशन हरियाणा के अंदर भी है। और ये एक विपक्षी दल होने के नाते हम समझते हैं कि ये बहुत गलत चीज है, उनको जनता की आवाज को उठाना चाहिए। हमें किसी पर कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी किसी संगठन का कोई भी पदाधिकारी बने, किसी भी पद पर जाए, वो उस संगठन का निर्णय है, लेकिन एक जिम्मेदारी जो जनता के प्रति है वो उनको निर्वाह करनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता के प्रति जिम्मेदारी है, जितनी सरकार की जिम्मेदारी होती है। मेरा इस विषय में सर मानना यह है कि विपक्ष की उससे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि आपको अपने आप को स्थापित करना है, ठीक है, अपने आप को, आपका एक अपना एक राजनीतिक निजी हित भी उसमें समाहित है, साथ साथ सरकार को घेरना, सरकार के गलत निर्णयों पर आवाज उठाना, ये सभी विषय उसमें शामिल होते हैं। हालांकि ढींगरा साहब से संपर्क टूट गया या क्या आवाज उनकी नहीं आ पाई, फाइनल कमेंट लेना बहुत जरूरी था। 4 तारीख की कुछ डिटेल देते थे तो बहुत अच्छा होता, हालांकि फिर उनसे बातचीत करेंगे, जनता के सामने देते तो बहुत बढ़िया होता। बाकी 4 तारीख को जो उनका कार्यक्रम है उसके लिए अग्रिम बधाई देते हुए ढींगरा साहब, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के, INLD के, जेजेपी के, आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता ढींगरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से चूंकि आज बहुत दिन बाद वो हमारे साथ जुड़े। चलिए, कांग्रेस पार्टी की इस खींचतान को लेकर इस पर हमारी आज चर्चा थी। 4 तारीख को अध्यक्ष जी कमान संभालेंगे, कांग्रेस को नई राह देने का प्रयास करेंगे और आगे हरियाणा की राजनीति को लेकर भी इस तरह से हम चर्चा करते रहेंगे।